सो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपकी जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑल, कैसे-कैसे आपने जो है यहाँ तक आप पहुँचे? ब्रीफ अबाउट यू। राइट। सो ऑल द व्यूअर्स, मेरा नाम प्रथम सिंह ठाकुर है। आई बिलोंग टू वेरी वेरी रेगुलर और वुड से स्लाइटली हायर मिडिल क्लास फैमिली। सारी चीज़ें सेम है, पेरेंट्स सेम है। मैं एक टायर 2 सिटी से बिलोंग करता हूँ, नागपुर से। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगेन बचपन से एक चीज़ जो हमेशा, या एटलीस्ट जो पेरेंट्स भी बताते हैं और जो मुझे भी जब से मतलब समझने लगा है तब से, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट माई सेल्फ, कि कोई भी प्रॉब्लम, और ऐसे जो है ऐसे प्राणी हर जगह है, और ऐसे मतलब मेरे फ्रेंड्स सारे शहरों में हैं, कुछ बाहर भी है, आउट ऑफ कंट्री। तो ऐसे प्राणी सभी जगह मिल जाते हैं जिनको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो अंदर से एक वो होता है कि नहीं यार, इसको सॉल्व करना चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो आई रिमेम्बर एन इंस्टेंस कि जब मैं आई गेस सेकंड या थर्ड में था, तो वो जो कचरा कलेक्ट करने की जो वैन आती है कॉलोनीज में, तो वो आती थी, बट दैट वाज नॉट रेगुलर। तो वो एक ऑल्टरनेट डेज पे आती थी, उससे काफी लोगों को प्रॉब्लम होता था। वो लिटरिंग काफी सारी होती थी, लोग इधर उधर वो उसके तरीके से रिजॉर्ट करते थे। तो वो देन आई मतलब इंसिस्टेड माय फादर कि पापा इसको ठीक करना ही है, अभी क्या करना चाहिए। तो एक कैजुअल बिहेवियर होता है बिजनेसमैन का, मेरे पापा बिजनेसमैन है, कि ठीक है, मैं मेरा धंधा करूँ या तेरा हेल्प करूँ। बट वो उनको फिर जिद पकड़ के उनके पीछे लग के, तो फिर देन उन्होंने जो हमारा लोकल म्युनिसिपल बॉडी पे कंप्लेन करके, और फिर इस तरीके से हम लोगों ने उस चीज़ को सॉल्व किया। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए। और इसी विचार के साथ मैं शायद, मेरा जब 12th खत्म हुआ, तो आई ऑप्टेड फॉर जर्नलिज़्म। द रीज़न वाज़ कि मतलब दिक्कत काफ़ी सारी है हमारे सोसाइटी में। हम लोग, ऑफ कोर्स वी आर वेरी फॉर्च्यूनेट टू बी बीइंग बोर्न इन दिस कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट यू कुड लिव इन दिस ग्लोब। पर ऐसा है कि अगर हम ये कह दें कि हमारे देश में प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो ये शायद हम खुद से ही झूठ बोल रहे हैं एज़ अ नेशन, और एटलीस्ट एज़ यूथ्स हम लोगों ने तो ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। तो काफ़ी तकलीफ़ें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग एक स्टैट पढ़ रहे थे, तो उसमें ऐसा बताया हुआ था अराउंड 19 करोड़ पीपल इन दिस कंट्री स्लीप हंग्री एवरी नाइट। तो अगर हम एक ऐसा देश है जहाँ पर हम लोगों के पास इतना अनाज है कि हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, कई देश हमारे एक्सपोर्टेड अनाज के ऊपर दे आर सर्वाइविंग, तो क्या ऐसा कारण है कि हम वो अपने लोगों को नहीं दे पा रहे? कि हमारे खुद के 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चन थे छोटे-छोटे कि एक अगर हम लोगों के पास इतनी, वी आर सो फॉर्च्यूनेट कि हम जब पेरेंट्स के साथ जाते हैं, बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो वी बाय शूज़ ऑफ 1000 रुपीज़, 150 1500 रुपीज़, 2000 के हम जूते खरीद लेते हैं। और जब मैं कुछ ऐसे एनजीओज़ के साथ काम अभी भी करता हूँ, और जब मैं एक्सटेंसिवली था चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले एनजीओज़ के साथ, तो ये चीज़ नोटिस हुई कि एक 1500 2000 रुपए के लिए बच्चियों को जो है वो लोग भेज देते हैं छोटे-छोटे गाँव में। तो क्या कारण है कि इतना इकोनॉमिक डिस्पेयर, या जो ये है इम्पार्शियलिटी है, जो ये इस तरीके से क्यों है? तो ऐसे कई सारे सवाल थे। एंड अगेन मेरा ऐसा मानना है कि जर्नलिज़्म एक ऐसा प्रोफ़ेशन हमेशा से रहा है हमारे देश में। हमारे कई बड़े-बड़े फ्रीडम फाइटर्स, बड़े नेता, और कई कई जिन्होंने काफ़ी कुछ देश को दिया है, ये सभी, और मेजॉरिटी ऑफ देम वर जर्नलिस्ट, और वर कनेक्टेड टू द पीपल वाया सम फॉर्म। तो जर्नलिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकते हो, एंड इफ यू आर विलिंग टू एक्चुअली टॉक ऑन द राइट इश्यू, देन यू कैन एक्चुअली बेनिफिट पीपल एंड हेल्प पीपल। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जिसकी वज़ह से आई ऑप्टेड इंटो जर्नलिज़्म। आफ्टर apart from journalism, I was also in the social work field. So I have around 7-8 year of experience. My age is 22. I have 7-8 years of experience in social work field. I was into social work from the age of 13 or 14. I don't remember clearly, but 13-14 साल की उम्र से I used to go to the orphanages and सारा कुछ, and ऑफिशियली या एक ऐसे कह लो कि फॉर्मली मैंने एनजीओ जर्नी मेरी व्हेन आई वाज 16 एंड 17 तब शुरू की, working with some NGOs which were working for orphans and all.
तो ये इस तरीके से आई गॉट इनटू द सोशल वर्क फील्ड एंड अभी आई एम द को-फाउंडर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर चाइल्ड एजुकेशन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। So yeah, that's all about me. I am also a sports person. I have been for the state 2 times. I have been the vice captain of Vidarbha hockey team, and I have also secured the national bronze medal for my Kumite performance in karate, World Shotokan Karate Organization. So I'm also bronze medalist national level of karate. So yeah, that pretty much sums up about me. दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। एंड इन योर एजुकेशन मैंने देखा है कि आपने जो है मास कॉम से ग्रेजुएशन किया है, राइट? मास कॉम एंड जर्नलिज्म। सो वो आपने कैसे डिसाइड किया था कि मतलब मुझे मास कॉम ही करना है, कुछ और नहीं करना है? और यू नो जी। क्या-क्या आपको उसमें डिफ़िकल्टीज़ जो है फ़ेस करनी पड़ी? और किस तरीके से उन सारी चीज़ों ने आपको जो है आपका करियर डिसाइड करने में जो है आपको मदद की? जी, तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माय माय होल फैमिली बिलॉन्ग्स टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मेरे ब्रदर इंजीनियर हैं, मेरे जो सारे ब्रदर्स, कज़न ब्रदर्स इंजीनियर हैं, मेरी सिस्टर इंजीनियर हैं, मेरे फादर का बिज़नेस है, मेरे अंकल ही इज़ ऑल्सो इंजीनियर, तो वो हमारे घर पे पहले से ही काफ़ी इंजीनियर वाला माहौल है। एंड एक होता है सबकॉन्शियसली पहले से ही पुश था कि हाँ, यू शुड गो इंटू इंजीनियरिंग। और मेरा भी इंटरेस्ट काफ़ी था, जो साइंस फेयर होते हैं हमारे इधर, हर स्कूल में होते हैं फ़रवरी में, तो वो साइंस फेयर में आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट और सारा कुछ। तो एक इंजीनियरिंग और ये सारे जो हम कह लें इन इन करियर और ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा ध्यान था। बट वन थिंग दैट आई रियलाइज़ दैट कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आती है या व्हाट आई लाइक वाज़ ऑलवेज़ टू वर्क फॉर पीपल। आई हैव मतलब जब तक मुझे डिसीज़न लेने का समय आया था, आई गेस 17-18 या 18-19 साल के ऐज के आस-पास आपको ये डिसीज़न लेने का मौका मिलता है। तो इस समय यू मतलब मैंने ऑलरेडी 3-4 साल एनजीओ सेक्टर में काम कर लिया था एंड दैट टू फ्री में काम किया था क्योंकि ऑफ कोर्स एनजीओ सेक्टर इज़ समथिंग दैट यू गो देयर वॉलंटियरली। तो उस सेक्टर में इतना काम करने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई थी और मैंने जिस एनजीओज़ में शुरू किया था वो स्टार्टअप्स ही थे छोटे-छोटे। तो उसमें एक हर जगह आपको मौका मिलता है काम करने का। यू आल्सो गेट अ चांस टू वर्क इन मैनेजमेंट। आपको वहीं पे मैनेज भी करना है, कभी कुछ इवेंट मैनेज करना है, कभी आपको ही बच्चों को पढ़ाने जाना है। सारा कुछ करने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई कि जब तक मैं लोगों से कनेक्टेड नहीं रहूँगा, तब तक आई वुड नॉट बी सैटिस्फाइड। और सेकंडली आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। लोगों से बात करना, इंटरव्यूज़ सारी चीज़ें। तो लोगों से बात करना, एक कम्युनिकेशन जो है अपना एस्टेब्लिश करना, कनेक्शंस बनाना, इसमें आई एम वेरी कीन एंड वेरी इंटरेस्टेड। तो ये कुछ रीज़न्स थे जिसके चलते ऐसा डिसाइड किया कि चलिए अब जर्नलिज़्म के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जर्नलिज़्म और आज जो जर्नलिज़्म में देश की परिस्थिति है, तो दैट इज़ मतलब वी जो हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों पे केस स्टडी होती है, हम लोग जब केस स्टडीज़ करते हैं, तो वी फील अशेम्ड कि आज जो स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज़्म हमारे देश में है, ऑफ कोर्स देयर आर सम कमेंडेबल न्यूज़ चैनल्स, सम न्यूज़ पोर्टल्स जो आज भी ऑनेस्ट रिपोर्टिंग्स करते हैं। बट शायद हम उँगलियों पे काउंट नहीं कर पाएँगे, 4, 5, 6 उससे ज़्यादा नहीं है। और अगर कोई है भी जो क्रिटिकली सही बात करता है, तो उसका भी कोई एक हिडन मोटिव है कि हाँ, दैट इज़ आइदर वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स वन साइड और इंक्लाइंड टुवर्ड्स अदर साइड। तो जर्नलिज़्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड ये एक ऐसा टूल रहा है जिसने हमेशा से लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बहुत बढ़िया तरीके से कैटर किया है। तो नॉट ओनली पॉलिटिकली बट जो है सारी प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में भी जो सारी प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए भी बात करने के लिए आई फेल्ट कि जर्नलिज़्म इज़ अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म वेयर आई कैन और एक एक अगर आप जर्नलिज़्म में एक बार जाओ तो आप को फिर आगे एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं कि जर्नलिस्ट खुद कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों को वो लोग प्रमोट करें और ये सारी चीज़ें करें। तो एक कम्युनिटी में इस चीज़ को लेकर भी है कि हाँ, सोशल वर्क को आपको प्रमोट करना है, तो काफ़ी हद तक इससे लोगों की मदद हो पाती है। आज आप देखिए ना कि जैसे अगर पहले तो शायद हमारे जनरेशन से पहले ये चीज़ नहीं होती होगी, बट आज अगर किसी एक शहर में या किसी एक स्टेट में भयानक फ्लड्स आ जाते हैं, तो विदिन विदिन आवर्स बोलो या विदिन डेज़ आपका
असिस्टेंस, रिलीफ और ये सब चीज़ों के लिए लोग सोशल मीडिया पे फंड रेज़ कर लेते हैं। एंड लाखों करोड़ों कीटो फंड रेज़र्स है, अलग-अलग टाइप के फंड रेज़र्स है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म भी मदद करते हैं। तो काफ़ी जो है सोशल मीडिया के वजह से भी और इसी तरीके से जर्नलिज़्म की वजह से भी काफ़ी चेंज लाया जा सकता है। तो दा विद दैट थिंकिंग आई ऑप्टेड इंटो जर्नलिज़्म। ओके, दैट्स रियली नाइस। एंड उसके बाद जो है जर्नलिज्म के बाद आपने कहीं कई जगह पे काम भी किया है, जी। राइट? सो वो एक्सपीरियंस एंड देन योर जर्नलिज्म एक्सपीरियंस, इन दोनों चीज़ों ने आपको जो है सोशल वर्क में किस तरीके से और कितना हेल्प किया? जी, तो अब इसमें दोनों मतलब ऐसा है कि जर्नलिज़्म फील्ड इज़ आल्सो समथिंग वेयर यू हैव टू मेक रिलेशंस विथ एवरीवन। जो सिटिंग पार्टी है उसके साथ भी यू हैव टू बी इन गुड रिलेशंस, जो अपोजिंग पार्टी है और आपको इक्वली उनको पोक भी करते रहना है, कि सर आप बढ़िया कर रहे हो लेकिन आप देखिए ये आपने काम नहीं किया। और सेम चीज़ है सोशल वर्क में। अगर मैं इसको इस तरीके से कंपेयर करूँ तो कि जब आप कोई एनजीओ के हेड हो या जैसे अगर मैं नागपुर शहर में एनजीओ चला रहा हूँ, तो मुझे उसी व्यक्ति के पास डोनेशंस के लिए भी जाना है, हमारे इवेंट्स के समय पर और उसी से ये बोलना है कि सर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गड़बड़ चल रही है। तो वो हेल्दी रिलेशन रखना, तो वो एनजीओ के समय से ही काफ़ी थोड़ा-सा एक सीनियर्स को देख के हमेशा से था मन में और वो जर्नलिज़्म के समय में भी वो काफ़ी ब्लूम किया है। सेम सोशल वर्क में भी हम लोगों को रिलेशंस बनाने होते हैं, लोगों से बात करना होता है। जितने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे शायद उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँचा पाएँगे। और सेम चीज़ जर्नलिज़्म में भी एक तरीके से है। बस यहाँ है कि वी हैव अ प्लेटफ़ॉर्म जर्नलिज़्म में जिसमें हम लिख सकते हैं और हम हमारी बात कहीं पहुँचा सकते हैं। और एक हमारे लेक्चरर सर हैं, शाहिद शेख सर, वो हमें हमेशा कहते थे कि जर्नलिज़्म इज़ आल्सो सोशल वर्क बिकॉज़ यू आर क्योंकि व्हाट यू से इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पीपल। तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपका एथिक्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो अगर आपका एथिक्स स्ट्रॉन्ग है तो देन दैट इज़ अ सोशल वर्क। क्योंकि देश में इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज तो ख़ैर सोशल मीडिया और हमारे न्यूज़ चैनल्स का इम्पैक्ट कम हो गया है। बट एक समय था जब अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन आ जाए तो बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ता था और प्रॉब्लम्स एक्चुअली सॉल्व हो जाती थी। तो राइट, फिलहाल तो हम लोग शायद उस डायरेक्शन में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के थ्रू ही आगे बढ़ पाएँगे। राइट, राइट। एंड उसके बाद जो है आपने अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। सो उसके पीछे क्या स्टोरी थी? आपने जो अपना एक क्या बोलते हैं उसको, एक एरिया चूज़ किया कि मुझे जो है चाइल्ड एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ अनप्रिविलेज्ड जो चिल्ड्रंस हैं उसके लिए काम करना है एंड ऑल। तो वो उसके पीछे क्या मोटिवेशन था? एंड आपने यही इसी चीज़ को क्यों है चूज़ किया? So, starting from the very beginning, when I first went to teach children, when I was around 14-15, उस समय मैं एक ऐसे एनजीओ के साथ काम करता था जो एक्सटेंसिवली ऑर्फन चिल्ड्रन को पढ़ाता था। दे आर स्टिल डूइंग वेरी ट्रेमेंडियस जॉब। उपाय फाउंडेशन है, वो भी वो स्ट्रीट चिल्ड्रन को भी पढ़ाते हैं, जो रास्तों पर बच्चे सोते हैं, उन लोगों को भी वो लोग रेगुलरली जाके पढ़ाते हैं, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इस ड्यूरेशन में मैंने ये सीखा कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कितना है। किसी भी अगर आप काम में जाओ, तो उसमें एजुकेशन से आप कितना इम्पैक्ट एक्चुअली में ला सकते हो। सेकंड था जब आई वाज़ इंटो ट्विंकल फाउंडेशन। विथ ट्विंकल फाउंडेशन दे यूज्ड टू एक्सटेंसिवली वर्क फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बेगिंग, स्लेवरी के खिलाफ। तो अंडर माय टेन्योर वी रेस्क्यूड अराउंड 200 चिल्ड्रन। तो उसमें गर्ल्स, बॉयज़, उसमें प्रोस्टिट्यूशन से कुछ माइनर बच्चियाँ जो प्रोस्टिट्यूशन में जिनको डाल दिया जाता है, तो इस तरीके से हमने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया। यहाँ काफ़ी लर्निंग मिली बट एक बेसिक चीज़ जो समझ में आई, वो ये थी कि इन सारी चीज़ों पर अगर आप काम करते रहोगे, तो उससे इंस्टेंटेनियसली अब मैं कुछ ऐसे एनजीओज़ के साथ भी जुड़ा था जो फूड पे काम करते थे। तो दैट इज़ वेरी गुड कि अगर कोई भूखा है तो आप उसको खाना खिला दो। बट ये जो साइकिल है, आप उसको खाना खिलाते रहोगे, इससे आप रूट कॉज़ पे काम नहीं कर पा रहे हो। रूट कॉज़ ये नहीं है कि वो भूखा है, वो भूखा है डेफ़िनिटली, लेकिन वो क्यों भूखा है? बिकॉज़ इ ए एक एक ऐसा है कि इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो है रीज़न्स है इसके कि क्यों वो भूखा है, क्यों उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है।
एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है? आज हमारे देश में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही है और मुझे भूखा सोना पड़ रहा है, तो मैं उसे बोलूँगा कि नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, बिकॉज़ हमारे देश में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है। प्रॉब्लम ये है वी आर नॉट स्किल्ड इनफ। तो वो स्किल्ड क्यों नहीं है? तो एवरीथिंग देन ट्रेस बैक्स टू जो है एजुकेशन। चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्यों बढ़ रही है? इसको आप सॉर्ट डाउन करते नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अगर एजुकेशन पे हम काम कर लें तो शायद ये चीज़ हो जाए। एजुकेशन और एक सिविक डिसिप्लिन। तो इस पे भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं। तो हर हर प्रॉब्लम का एजुकेशन, और बाय एजुकेशन आई डोंट मीन कि आपके पास फैंसी डिग्रीज़ हो। एजुकेशन मीन्स जो एक आप नॉलेज गेन कर सकते हो या आप एक सोसाइटल डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हो। उसको हम अगर नॉलेज कंसिडर करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इवेंचुअली सारी प्रॉब्लम्स नॉलेज के कारण से या एजुकेशन के कारण से सॉल्व हो सकती है। दूसरी चीज़, अभी एज़ यंगस्टर्स वी हैव अ चांस कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन हो, इसको, अब ये थोड़ा सुनने में क्लीशे लगेगा कि 21-22 साल के लड़के और लड़कियाँ बोल रहे हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसी हो। बट 21 मत जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, इसको अगर हमको एक्चुअली इन प्रॉब्लम से बचाना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके एजुकेशन पे फ़ोकस करें और उनको सिविक ड्यूटीज़ बताएँ। इसके अलावा जो काफ़ी एनजीओज़ में मैंने देखा, दे दे आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ एनजीओज़। पहले होते हैं जो कोर हार्ड वर्क करते हैं, कोर अ, चीज़ें ओरिएंटेड काम करते हैं, फूड डोनेशन कर रहे हैं, तो वो 3 साल से फूड डोनेशन ही कर रहे हैं। कुछ एनजीओज़ होते हैं जो कि काफ़ी फैंसी और फ्लैशी चीज़ें होती है उनमें कि वी विल गेट सीएसआर्स एंड वी विल गेट फंड्स फ्रॉम बिग कंपनीज़, वी विल मेक प्रपोज़ल्स, वी विल मेक प्लान, और वो इम्प्लीमेंट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे कितना हो रहा है, वो होता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, जो कर रहे हैं, जो एक्चुअल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो बेचारे उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सोच नहीं पा रहे इस चीज़ को। और जो बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, दे आर सो डिस्कनेक्टेड विद द पीपल ऑन ग्राउंड कि उनको एक्चुअल रियलिटी क्या है वो पता ही नहीं है। राइट। तो इसके बीच में हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ एक ऐसा फर्म का आना या ऐसे हमारे लाइक माइंडेड हम लोग कुछ साथी थे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार ऐसा एक ब्रिज होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको ग्राउंड रियलिटी भी पता है और जिसको ये भी पता है कि इसको ब्रॉडर विज़न में कैसे देखना है, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अगर कोई व्यक्ति रोड पर सो रहा है, जिसके पास कंबल नहीं है ठंडी के समय में, तो आपको उसको कंबल ज़रूर प्रोवाइड करना है। बट आपको ये भी एन्श्योर करना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो रूट कॉज़ क्या है कि वो रास्ते पर आज सोया हुआ है, और उसके ऊपर आपको काम करना है। तो इस पे हम लोग काफ़ी काम करते हैं और इस सोच के साथ हम लोगों ने स्तंभ ऑर्गनाइज़ेशन को शुरू किया था। एक और